welcome to Aradhya classes. I am Sandeep sir teaching chemistry. In last lecture, we have discussed about molecular mass, the calculation of molecular mass using methods like Victor-Mayer method, that is vapor density method. बराबर. सो वेपर डेंसिटी मेथड के बाद यहाँ पे जो हमने वहाँ पर भी जो किया था कि वो वेपर जो होते हैं उसके ऊपर से, सो जब वेपर की बात आती है, गैस की बात आती है, बराबर, तो गैसेस जो आपका स्टेट था जो आपने 11th में उसके बारे में पढ़ा, जो बेसिक बातें पढ़ी है, बराबर ना, उसके ऊपर से एक लॉ वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए और यहाँ पर भी मैंने वही हेडिंग दिया हुआ है कि ग्रेहाम्स लॉ ऑफ गैसेस डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. डिफ्यूज होना, बराबर ना, कि डिफ्यूज होना, कोई भी गैस जो होता है, आपने वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी है ना, कि गैस जो होता है, गैस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. गैस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड गैस स्प्रेड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. गैस, कोई भी गैस होता है, इट स्प्रेड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. अगर आपके घर में भी देखिए आपने कोई इंसेंस स्टिक जलाई हुई है और आपने उसको जला के एक कोने में रखी हुई है, तो उसकी स्मेल धीरे धीरे आपके पास आएगी. ये नहीं होता है कि हर 5-10 मिनट के बाद आपको वहाँ पे जाके उसको स्मेल करना है, ऐसा नहीं होता ना, बराबर. गैस डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होना मतलब कि उसका एक्सपांशन होता है इन अ मीडियम. यहाँ पे एयर का मीडियम है तो वो एयर में हो सकता है, बराबर. लेकिन गैस को अगर किसी कंटेनर में भरा है, बराबर, और वो कंटेनर की जो वॉल है वो मान लो कि पोरस है. पोरस है मतलब कि उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स हैं, और गैस वहाँ से अगर बाहर डिफ्यूज़ हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूज़न. क्या कहेंगे, इफ्यूज़न. मतलब कि उसका जो भी इजेक्ट हो जाना, बराबर. आप अगर देखिए, आप जो गैसेस बलून्स लाते हैं, बराबर ना, कि जो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, अगर आप उस गैसियस बलून को छोड़ दीजिए तो वो आपकी छत के ऊपर चिपके रहेंगे, बराबर ना. उसको वैसे ही रखिए, टाइम लगेगा, 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, वो धीरे धीरे वापस नीचे आना चालू करेगा. क्यों? कि बलून जो है वो जो उसकी एक वॉल हो गई जिसके अंदर गैस है, बराबर ना, उसको ऊपर से बांधा भी है टाइट से. हो सकता है वहाँ से या तो बलून में से वो गैस धीरे धीरे लीक हो रही है, बराबर, तो उसकी जो है डेंसिटी जो है वो कम हो रही है क्योंकि उसका मास कम हो रहा है, तो वो एयर में धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, बराबर ना. ये अलग बात है, ये हो सकता है, वो बात की बात है कि उसके अंदर एक ही गैस था या कोई मिक्सचर था, वो अलग बात है, बराबर. तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इफ्यूज़न क्या होता है. इफ्यूज़न मतलब कि गैस का इजेक्ट हो जाना, निकल जाना, वो धीरे धीरे लीक होता जाएगा कोई भी एक वॉल में से कि जो पोरस है. और डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है कि वो अपने आप अगर खुला ही छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप फैलता है, बराबर. तो ग्रेहाम जो है इसने ये हमको ये जो लॉ दिया था उसके ऊपर से अगर हम देखें तो डिफ्यूज़न जो है कि कोई भी गैस जो होता है उसका डिफ्यूज़न होना मतलब कि अगर वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, बराबर ना, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर. देखिए फिर से डेंसिटी वर्ड आया, आगे भी हमने बात की थी, बराबर ना. तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. जितना डेंसर ज़्यादा होता है गैस उतना ही वो धीरे धीरे फैलेगा, और जितना डेंसर कम होता है उतना वो रैपिडली फैलेगा, फास्टर फैलेगा. तो दो गैस का अगर आप कंपैरिजन करते हो, बराबर ना, कि मान लो कि यहाँ से हमने कोई भी एक गैस रिलीज़ किया और यहाँ से हमने कोई भी दूसरा गैस रिलीज़ किया, तो ये गैस धीरे धीरे फैल रहा है, ये गैस भी फैल रहा है. तो वो चीज़ डिपेंड करेगी कि इसकी डेंसिटी क्या थी, इसकी डेंसिटी क्या है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो, बराबर ना. सो डेंसिटी के ऊपर अगर डिपेंड करता है कि अगर इसकी डेंसिटी जो है मान लो कि ये D2 थी और ये डेंसिटी D1 थी, बराबर. सो इफ D1 इज मोर देन D2, अगर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस is more than density of second gas, then obviously the first gas will diffuse slowly, वो धीरे धीरे ही आगे जाएगा, बराबर ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. आपको पता होगा, आपने टीवी सीरियल्स में या किसी शो में देखा होगा कि जो मतलब सेट होता है, बराबर ना, तो उसके ऊपर जो स्टेज होता है कभी कभी, तो उसके ऊपर जो नीचे जो होते हैं वो वाइट कलर का जो स्मोक जो होता है वो फैलता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं.
ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इट इज़ हैवियर देन एयर, तो वो नीचे नीचे ही फैलता है जब उसको एकदम से छोड़ा जाता है, बराबर। सो आपको अगर कोई गॉड की या भगवान की सीरियल है तो जब स्वर्ग दिखाना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, तो नीचे नीचे ही फैलेगा, बराबर। तो आपको कुछ और ही दिखेगा कि हाँ स्वर्ग में है, बराबर ना। तो सेट के ऊपर भी उसका यूज़ होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बराबर ना। सो जिसकी डेंसिटी कम उसका डिफ्यूजन फास्ट, इफ्यूजन भी फास्ट, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका डिफ्यूजन भी कम, इफ्यूजन भी कम। मतलब कि डेंसिटी जो है, बराबर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है कि गैस कितना डिफ्यूज़ होगा, कैसा डिफ्यूज़ होगा, बराबर ना। तो डिफ्यूजन का जो रेट है उसकी बात हम करेंगे, बराबर। और ग्रेहम ने हमको ये कहा था कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, बराबर ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, बराबर। मान लो कि हमने कोई भी एक गैस लिया है R1, बराबर ना, तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, तो D1, बराबर ना। स्क्वायर रूट निकालना है, बराबर। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, गैस जो होता है उसका जो रेट है डिफ्यूज होने का वो क्या होगा, तो उसकी डेंसिटी जो होगी, बराबर ना, उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा, बराबर। लेकिन हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल होता है या कैसे भी आता है, देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि दो गैसेस जो उसके कंपैरिजन का ही न्यूमेरिकल आता है हमेशा, बराबर ना। सो मान लो कि हमारे पास दूसरा भी कोई गैस है कि वो है R2, तो वो क्या होगा, तो 1/√D2, क्योंकि ग्राहम का लॉ ये कह रहा है, बराबर ना। अब ग्राहम का लॉ ये कह रहा है तो हम ये दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं, सो वी आर गोइंग टू टेक अ रेशियो, बराबर ना, कि भाई R1 जेम R2, बराबर ना, ये रेशियो हम लेंगे तो क्या आएगा, तो 1/D1 जेम 1/D2, मतलब के √D2/√D1, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो R1/R2, बराबर ना। तो रेट ऑफ फर्स्ट गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन डेंसिटी and R2 rate of second gas will be inversely proportional to its own density. तो R1/R2 becomes √D2/D1। अब चीज़ क्या है, देखिए बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में आगे कोई तकलीफ भी ना पड़े, बराबर। कि डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। अगर हम डेंसिटी का जो हमने आगे पढ़ा था कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, सो वो होती है डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। चलो इसको भूल जाइए, तो मास जो है वो डायरेक्टली डेंसिटी से, और डेंसिटी जो है डायरेक्टली मास से कनेक्टेड है, बराबर ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बराबर। तो मॉलिक्यूलर मास की बात करें कि ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास, बराबर ना, और डेंसिटी जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होते हैं, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसी फॉर्मूला में अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो m2/m1, क्या हो जाएगा, m2/m1। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो अगर हम इसको भूल जाते हैं, ये दोनों को लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, D1/D2 इक्वल्स टू m1/m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो निकल जाएगा, बराबर। लेकिन अगर आपके पास डेंसिटी है, अब मॉलिक्यूलर मास अगर दो अलग अलग गैसेस है तो उसका रेशियो या तो किसी और का डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, एक का मॉलिक्यूलर मास है दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हो, या तो अगर आपके पास डेंसिटी नहीं है, रेट है, तो रेट के ऊपर से आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास के ऊपर भी जा सकते हो। मान लो कि R1/R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो m2/m1, ये भी होगा ना, बराबर। तो इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, बराबर, इससे ये रिलेटेड है। अब क्या है कि भाई रेट, तो रेट क्या है, तो कोई भी गैस जो होता है, तो भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो वो क्या होता है कि कितना वॉल्यूम उसने डिफ्यूज किया है, बराबर ना। तो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, बराबर, और उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, बराबर। याद रखिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि गैस, अगर मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया, तो बलून में से अगर गैस निकल रहा है
तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखता है कि अमाउंट ऑफ गैस ट्रांसफर्ड, ऐसा भी लिखते हैं, बराबर ना, अमाउंट गैस ट्रांसफर्ड अपॉन द टाइम टेकन, तो आप ये भी ले सकते हो। तो रेट क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो V और T की बात करें तो T, तो R1 क्या हो जाएगा V1 T1, R2 क्या हो जाएगा V2/T2। अब ये दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं इसके ऊपर से, तो R1/R2, तो वो क्या हो जाएगा R1/R2, तो V1/T1 अपॉन V2/T2। बराबर, इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ये नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, तो V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1, बराबर ना। तो ये बहुत कुछ, मतलब मान लीजिए अब आपको टाइम जो है, तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला के ऊपर से कि कितने टाइम में कितना गैस ट्रांसफ़र होगा, बराबर ना। आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, वो भी फाइंड कर सकते हो। तो एक ही लॉ के ऊपर से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है, बराबर ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा, जनरली लोग दिखाते भी है, बराबर ना, कि अगर मान लीजिए कि दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है, तो ये इक्वल वॉल्यूम जो है वो कट हो जाएगा, तो आपका रेट क्या बन जाएगा, सो R1/R2 इक्वल्स टू T2/T1। अगर वॉल्यूम इक्वल है, तो मान लो कि अगर टाइम इक्वल है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, सो R1/R2 इक्वल्स टू, तो टाइम इक्वल है तो टाइम निकल जाएगा, तो V1/V2, बराबर ना। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही थ्योरी है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इसके ऊपर से रेट है, डेंसिटी है, मोलिकुलर मास है, डेंसिटी और मोलिकुलर मास का फॉर्मूला है, रेट और मोलिकुलर मास का फॉर्मूला है। आप ये भी कि रेट क्या होता है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो ये भी फॉर्मूला है। इसके ऊपर से दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हो तो ये है, और इसमें अगर कंडीशन है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई भी, बहुत सारे फॉर्मूला है, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे कि जो ये डिफ्यूजन का जो रेशियो हम निकालते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं, बराबर, कि ये बेसिक चीज़ है, ये आएगा तो आपको आगे वाले बहुत सारे आने वाले हैं, बराबर। कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया टू HCl एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। 11th साइंस जो है उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट मतलब बुक में भी होता है, कभी कभी आप लेबोरेटरी में भी करते हो, कि एक पूरी एक मतलब कांच की जो होती है एक पाइप होती है बहुत बड़ी सी, यहाँ से एक तरफ से एक जो कॉटन प्लग होता है कि जो एमोनिया जो होता है उसके अंदर डिप किया गया उसको रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो है कि वो HCl जो होता है उसमें डिप करके रख के फिर जो है कि भाई हमने उसको ब्लॉक कर दिया, ये दोनों कॉटन को अंदर रख के हमने बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एमोनिया जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से HCl भी आगे बढ़ेगा, बराबर ना। अब होता क्या है, देखिए ये चीज़, एमोनिया जो है तो एमोनिया का ये 14 और 3 तो 17 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, बराबर। और HCl का कितना होगा, तो 36.5, 36.44 या 46 भी होता है। तो किसका मास ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है ना। तो ये धीरे धीरे आएगा, जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसका डिफ्यूजन कम, जिसका मास कम उसकी डेंसिटी कम, उसका डिफ्यूजन ज़्यादा। तो यहाँ ज़्यादा, तो HCl की तरफ जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, बराबर ना, तो NH3 प्लस HCl आपको क्या मिलेगा, NH4Cl। NH4Cl जो होता है उसके सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे। तो जैसे ही मिलेगा आपको यहाँ पे जो है एक राउंड शेप में एक रिंग मिलेगी। जैसे ही वो रिंग दिखती है हमको वहाँ पे एक मार्क करना होता है, और मार्क करने के बाद यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हुआ और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये दोनों हम मेज़र करते हैं, बराबर। और मेज़र करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इसका रेशियो निकालते हैं, बराबर ना। तो होता क्या है कि दोनों के लिए टाइम सेम था। देखिए हमने कोई टाइम का वो नहीं रखा है, हमने ये देखा कि भाई
यहाँ पर हमको कहीं पर भी ये जो हमको वाइट रिंग दिखी वो कब दिखी, वो दिखी तो उतना ही टाइम लगा इसको यहाँ पे आने में और इसको यहाँ पे आने में, तो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर से, बराबर, ये चीज़ होती है कि देखिए फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया टू HCl, बराबर ना, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिए टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी हम सेम ही रखेंगे, ग्रेहम लॉ की ये कंडीशन है तो हमको रखना ही है, बराबर ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, तो रेशियो एमोनिया टू HCl, तो रेट ऑफ एमोनिया अपॉन रेट ऑफ HCl इक्वल्स टू क्या होगा, बराबर, मोलिकुलर मास लेना है तो इसका मोलिकुलर मास ऊपर जाएगा 36.44 या 5 भी लिख सकते हो, बराबर ना। कभी कभी 46 होता है ये, सॉरी, तो 36.5 हो जाता है। इसका कितना होगा, तो ये होगा 17, बराबर ना। ये दोनों की वैल्यू निकाल के उसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो आपको मिलता है 1.46। क्या मिलेगा, 1.46। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने जैसी है कि हमने जो रेशियो लिया वो हमको क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि रेशियो हमको लेना है एमोनिया टू HCl। ये चीज़ के ऊपर जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही कोई उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे तो है ही कि एमोनिया टू HCl लिया तो एमोनिया का मास कम है तो उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा तो रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर आएगी, बराबर ना, 1 से ऊपर आएगी। ये अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ऊपर कौन आएगा, HCl, तो HCl का मास ज़्यादा है तो उसका डिफ्यूज़न कम है तो ये वैल्यू जो है वो 1 से नीचे जाएगी। ये भी हमेशा याद रखिए, बराबर ना। चलिए दूसरा है क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी आपका रेशियो आ गया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेशियो हमको मिल गया 1.46, बराबर। ये भी मास था, ये भी मास था, बात खत्म। अगर आपने वॉल्यूम लिया है तो मिली, बात खत्म, कोई इसका यूनिट नहीं रहेगा, बराबर। चलिए सेकंड वन जो है कि भी कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, बराबर ना। अब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन लेना है तो RH2 अपॉन RO2, बराबर, इक्वल्स टू क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, बराबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 ले सकते हो, बराबर। और अगर आपको अकेला हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, बराबर ना, तो इसका O2 का क्या होता है आपको पता है, देखिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो O2 का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 32, बराबर ना। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि रेशियो अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन का जो रेशियो निकलेगा, बराबर ना, वो मतलब उसका एटॉमिक मास जो है वो 2 लेके चलना है, 2 नहीं लेना है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको ये डायरेक्ट मिल गया कि RH2 अपॉन RO2 इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 16, बराबर ना, क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 32/2 अंदर ही 16 हो जाता है, तो 16/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/1, रूट हमने निकाल दिया, बराबर ना। तो रेशियो क्या बना हमारा 4H2 इक्वल्स टू 4O2 इक्वल्स टू 4:1, बराबर ना। तो ये मतलब क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका मास कम है, ऑक्सीजन जो है उसका मास ज़्यादा है, तो ये दोनों का हम जब कंपैरिजन करेंगे तो जब डिफ्यूज़न होगा सो द गैस, हाइड्रोजन गैस, बराबर ना, विल मूव 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। ये चीज़ यहाँ से हमको पता चलती है, बराबर। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बराबर, कौन कितना फास्ट होगा, बराबर ना। तो हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर N2 गैस इफ्यूजेस एट द रेट ऑफ 79 मिली पर सेकंड। तो देखिए हमको रेट ऑफ N2 गैस दिया हुआ है 79 मिली पर सेकंड। यूजिंग द सेम एपरेटस एट सेम कंडीशंस एट व्हाट रेट विल SO2 डिफ्यूज। तो हमको अगर N2 और SO2 ये दोनों का रेशियो लेना है, बराबर। तो N2 का हम रेशियो लेंगे तो भी चलिए N2 अपॉन R SO2 गैस
मतलब कि रेट ऑफ N2 गैस अपॉन रेट ऑफ SO2 गैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, हमारे पास और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मॉलिक्यूलर मास वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा MSO2 अपॉन MN2, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना होता है, तो वो होता है 64 और नाइट्रोजन का कितना होता है 28, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो दो का कितना हो जाता है 24। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमको 28, तो वो मिला 1.51। तो ये हमको क्या मिला, रेशियो मिला, बराबर ना, कि RN2 अपॉन RSO2 ये मिला। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो RSO2 फाइंड करना है। सो RN2 अपॉन RSO2 इक्वल्स टू 1.51, तो इसके ऊपर से RSO2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो RN2 अपॉन 1.51, RSO2 इक्वल्स टू RN2 अपॉन 1.51, और ये RSO2 हमको कितना मिलता है 52.31 मिली पर सेकंड, बराबर ना। तो ये हमारा SO2 के लिए रेशियो रेट मिल गया। अब आप देखिए कि इसका जो हमारा था कि भाई RN2 जो है तो उसके लिए हमारा रेट क्या था, तो 79 मिली पर सेकंड, बराबर ना, और SO2 के लिए हमको कितना मिला, तो मिला 52.31 मिली पर सेकंड। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर से भी कैलकुलेट, मतलब कि दो रेशियो एक रेशियो दिया हुआ, मतलब एक रेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास का यूज़ करके, और या अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी का यूज़ करके आप दूसरे किसी का रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि 4.46 into 10⁻⁵ moles of Xe, 4.46 into 10⁻⁵ moles of xenon takes 243 seconds। उसको टाइम कितना लगता है, तो देखिए xenon के लिए जो है हमारे पास, बराबर ना, कि T हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई xenon के लिए जो टाइम है तो भाई TXE, चलिए ऐसे लिखते हैं, तो वो है 243 सेकंड्स, बराबर ना, थ्रू अ टाइनी होल, कि एक कंटेनर में भरा हुआ है और एक बहुत ही छोटा होल है, वहाँ से वो लिक्विड मतलब लीक हो रहा है, और उसको इसके इतने मोल्स थे और इतने मोल को लीक होने के लिए इतने सेकंड्स लगे। अंडर द सेम कंडीशंस हाउ लॉन्ग इट विल टेक 4.46, फिर से वही का वही 10⁻⁵ मोल्स ऑफ नियॉन टू इफ्यूज, मतलब आपको यहाँ पे देखिए दो मोल दिए हुए अलग अलग गैसेस के, और आपको रेट के ऊपर जाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे रेट का फॉर्मूला भी लिख दिया है, जो मैंने आपको आगे वाले में बताया है कि रेट क्या होता है, कभी अमाउंट ऑफ गैस कितना इफ्यूज़ हुआ है, बराबर, और उसके लिए कितना टाइम लगा। तो अमाउंट के लिए मैंने यहाँ पे A लिखा हुआ है, बराबर, और टाइम के लिए T लिखा हुआ है, ये अपने हिसाब से हमने लिखा हुआ है, बराबर ना। अब टाइम हमारे पास कितना है, तो भाई xenon के लिए 243 सेकंड, तो A। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो भी रेट लेंगे कभी xenon का और नियॉन का, और उसके ऊपर से उसका मॉलिक्यूलर मास, तो रेट ऑफ xenon अपॉन रेट ऑफ नियॉन दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, तो अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ xenon। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियॉन जो है वो कितना होता है, तो वो हमारे पास है, और क्या बोलते हैं इसको, xenon जो होता है ये कितना होता है, बराबर ना, तो 220, ये तो हमको पता ही है कि 20.2 और 313.2 समथिंग होता है, बराबर ना, यहाँ पे 3 है, बराबर, 2 भी आप ले सकते हो क्योंकि 2 6 होगा तो 3 हम कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर से ये आ गया। अब ये जो है, अब जो करना है आपको यहीं से करना है, बराबर ना, कि ये रेट है, इसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बराबर ना, कि मान लो कि रेट जो था कि भी अमाउंट ऑफ xenon अपॉन टाइम ऑफ xenon अपॉन अमाउंट ऑफ नियॉन अपॉन टाइम ऑफ नियॉन, बराबर, हमने ये दोनों का, तो इसका रेट क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ xenon अपॉन टाइम, उसके लिए जो लगा हुआ फॉर xenon,
अमाउंट ऑफ नियॉन आर के लिए क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ नियॉन अपॉन टाइम फॉर नियॉन, तो ये दोनों होगा। लेकिन दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल है, देखिए 4.46 इंटू 10⁻⁵, यहाँ पर भी 4.46 इंटू 10⁻⁵, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या है आपका, तो 20.2 अपॉन 3 जो है, तो उसके ऊपर से हमको इसकी वैल्यू मिलती है 0.392, क्या मिलती है 0.392, ये रेशियो मिल रहा है। अब ये दोनों निकल गया, बराबर ना, तो ये नीचे है, इसके नीचे के नीचे ये है, बराबर ना, तो TXE अपॉन TNE जो है, तो वो पूरा जो है वो उल्टा हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है कि T फॉर नियॉन अपॉन T फॉर XE इक्वल्स टू 0.392। अब नियॉन के लिए फाइन करना है, तो नियॉन इक्वल्स टू 0.392 इंटू टाइम फॉर जेनॉन, तो 0.392 इंटू टाइम फॉर जेनॉन कितना था हमारे पास 243 सेकंड, तो 0.392 इंटू 243 सेकंड, तो 95.3 सेकंड आपको आंसर मिलता है, बराबर ना। तो दो अलग अलग गैस है, दोनों का मास अलग है, लेकिन दोनों के सेम अगर आप अमाउंट लेते हो, मोल अगर सेम है, तो एक गैस के जो जेनॉन था उसको 243 सेकंड्स लगे, बराबर, उसी टाइनी होल में से बाहर निकल जाने को, इफ्यूज़ हो जाने को। अगर उसी जगह पे नियॉन का उतने ही मोल भरा जाएगा तो उसको कितने सेकंड लगेंगे, तो 95.3 सेकंड लगेंगे। यहाँ से आप पता कर सकते हो, देखिए कि जेनॉन को क्यों टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है 131, तो उसका डिफ्यूजन रेट कम होगा। लेकिन नियॉन का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो जो 243 में जो होता था उसी जगह पे नियॉन जो है वो 95 सेकंड कि उससे भी कम सेकंड में डिफ्यूज़ हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एन अननोन गैस इफ्यूजेस 1.66 टाइम्स मोर रैपिडली देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जितना भी रेट है उससे अननोन गैस का 1.66 टाइम्स ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट हम कितना लेकर के चलेंगे, मान लो उसका 1 लेके चलते हैं, सो RCO2 इक्वल्स टू मान लो 1 है, तो आपका R अननोन जो है वो कितना है 1.66 टाइम्स ज़्यादा, बराबर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर ना। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, तो हमको क्या करना है, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो भी R अननोन अपॉन R कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, क्योंकि वही तो हमको फाइंड करना है, बराबर ना। अब देखिए इसके अंदर तो अननोन जो है उसका कितना है, तो 1.66 अपॉन इसका 1, बराबर ना, इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, तो भाई 44, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 और अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन। अब हम क्या करेंगे, तो इसको रूट जो है वो निकाल लेंगे, तो 44 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.66 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो 1.66 जो है उसका स्क्वायर हमको दिया हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 44 अपॉन 1.66 का स्क्वायर, बराबर। तो 44 को 1.66 जो है उसके स्क्वायर से आप डिवाइड करिए, तो आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 15.96, बराबर ना, तो वो है 16 मॉलिक्यूलर मास। तो कोई ऐसा गैस कि जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 है वही हो सकता है कि जिसका कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 1.66 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है वो, बराबर, इन इफ्यूज़न, बराबर। और एक ये भी लगाई जाती है मतलब एजम्पशन कि एक्चुअली 16 जो है, बराबर, अगर हम CH4 की बात करें, बराबर, मीथेन गैस, तो उसमें देखिए कार्बन के 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 कितना होता है 16। ये अकेला ही एक ऐसा गैस है कि जिसका 16 मॉलिक्यूलर मास है। देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 नहीं होता है, वो तो उसका एटॉमिक मास है, उसका तो 32 होता है ना ऑक्सीजन का। O2 गैस जब होगा तो O2 फॉर्म में होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, बट अगर वो गैस फॉर्म में है तो वो ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में है तो 32 हो जाता है, तो वो गैस मत करिए,
अगर आपको गैस करके चलना है इसके अंदर कभी 16 तो द वन ऑन ओनली गैस बराबर न पजेसिंग मॉलिक्यूलर मास 16 इज CH4 दैट इज मीथेन गैस। सो ग्राहम जो है उसका जो लॉ है उसके ऊपर से आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप किसी गैस का प्रिडिक्शन कर सकते हो। आप कंपैरिजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन आप किसी भी एक का कर सकते हो। डेंसिटी आप कैलकुलेट कर, बहुत सारे इसके यूज़ है। तो इसके अलावा भी आप जो है आगे बराबर इसके और न्यूमेरिकल करते रहिए। इसके आगे और भी बहुत कुछ आएगा, इससे भी ज़्यादा टफ वाले आएंगे और बहुत मोस्ट IMP जो होंगे, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आएंगे बराबर। सो ये वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।